हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट जी मास्टर। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैकेनिक्स का दो पार्ट है। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। बेटा काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर अपन पढ़ते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। और डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एक्सेट्रा। काइनेमेटिक्स में बेटा अपन मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। ठीक है, अपन इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लें काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले अपन मोशन इन 1D पढ़ेंगे, फिर मोशन इन 2D पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक इसमें ले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे बेटा? उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट किया जाए। सपोज कर लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ठीक, ये उसका पाथ है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लेते हैं ये है, ठीक है भाई। तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर अपन इसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करें, ठीक, तो इस सिस्टम को, इस फ्रेम को, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपन बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मीनिंग हुआ? कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद है पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, किसी पॉइंट P, देखिएगा ध्यान से, कोई पॉइंट है PXYZ, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सबसे पहली बात, पोजीशन वेक्टर किसका होता है? पोजीशन वेक्टर किसका निकालते हैं अपन? किसी ना किसी पॉइंट का निकालते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर होगी उसको बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको I कैप के अलॉन्ग X डिस्टेंस चलना पड़ेगा, J कैप के अलॉन्ग Y डिस्टेंस, K कैप के अलॉन्ग Z डिस्टेंस। तो X हमारा क्या है? इस पोजीशन वेक्टर का एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं X कंपोनेंट। ये Y कंपोनेंट हो गया बेटा, और ये Z कंपोनेंट हो गया। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 - 2 1 एक पॉइंट है। इसकी पोजीशन वेक्टर अगर अपने को लिखना है तो सिंपली लिख सकते हैं x मतलब 2 है, 2i कैप, y 2j कैप, z k कैप। ये बेटा उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गई। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अपन क्या करते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है जी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस OP को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात है, जिसको अपन स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो बेटा अपन सीखे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहली बात,
कि पोजीशन वेक्टर किसका होता है, पॉइंट का होता है। ठीक, होता क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो वेक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट नया टॉपिक देखते हैं अपन। बेटा काइनेमेटिक्स बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के काइनेमेटिक्स। देखिएगा, नया टॉपिक ले लेते हैं इसमें, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है बेटा, रेस्ट एंड मोशन समझिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो अगर आर ए बी कांस्टेंट रहा, ठीक है भाई, देन ए एंड बी आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सिंपल, मतलब अगर पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है भाई, अगर कोई यहाँ पे खड़े होकर के इसको देखे, डायरेक्शन और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर चेंज ना हो तो बोलेंगे ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर आर ए बी कॉन्स्टेंट होगा तो ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, अदरवाइज मोशन में होंगे। एग्जाम्पल से समझिए, सपोज करिए कि एक ट्रेन है, सपोज करिए कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये कैसा ट्रेन है बेटा, तो मूविंग ट्रेन है। कैसा ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है सर। यहाँ पे पायलट होगा, लोको पायलट, ठीक है भाई। यहाँ पे मान लीजिए कोई पैसेंजर है, तो बेटा अगर पैसेंजर की पोजीशन देखिए, अगर पोजीशन अगर बात करें, यहाँ पर पैसेंजर बैठा हुआ है ट्रेन पे, ट्रेन चल रही है, और ये बेटा हमारा ट्रैक है या फिर ग्राउंड है, ठीक है जी। तो अपन बोलेंगे कि ये जो पैसेंजर पी है, ठीक, ये जो पैसेंजर है पी, वो रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन और पायलट। पायलट के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर रेस्ट में है, और ये पैसेंजर मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रैक, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पैसेंजर की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो बोलेंगे पैसेंजर जो है मोशन में है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि ग्राउंड मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, ग्राउंड मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। बट ट्रेन और पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि ट्रेन और पैसेंजर के बीच का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो रेस्ट और मोशन ये दो रिलेटिव वर्ड है, मतलब आप इन दोनों को इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं कर सकते। रेस्ट एंड मोशन को इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नया टॉपिक आ जाते हैं अपन, देखिएगा। देखिए, इसके बाद नया टॉपिक आएगा बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object, length of actual path covered by an object is called distance। डिस्टेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी है, कांट बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस इज अ लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इज मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सर इसमें मास नहीं होता, लेंथ होता है, टाइम नहीं होता, ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक इसमें इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, ऐड कर सकते हैं,
डिस्टेंस, इसी पॉइंट को ऐसे लिखा जा सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, डिस्टेंस 0 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अदरवाइज डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखिए, समझिए, ये किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई व्हीकल है जो इस पाथ पे ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, और ये एक्चुअल पाथ है। ये क्या है? एक्चुअल पाथ है। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो ये हमारा जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सी बात। डिस्प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डायरेक्शन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल से बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा। नेक्स्ट, SI यूनिट मीटर, डायमेंशनल फार्मूला जस्ट लाइक डिस्टेंस। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। देखिए समझिए, ये मान लीजिए बेटा अपना x एक्सिस है और ये कोई व्हीकल है जो इनिशियली यहाँ पे था x इक्वल -3 मीटर पे, एंड आफ्टर सम टाइम ये x इक्वल 10 मीटर पे पहुँच जाता है। ठीक है, x इक्वल 10 मीटर पे पहुँच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 13 मीटर इनिशियल से फाइनल। ठीक है, शॉर्टकट एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया? पॉजिटिव आया। अगर ये इनिशियल पोजीशन होता, ये फाइनल पोजीशन होता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट होता -13 मीटर। कब? जब ये इनिशियल होता और ये फाइनल होता। ठीक है भाई, इस केस में नेगेटिव। एक और केस ले लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहीं आ गया। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना? सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सिंपल। तो इसमें अपन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो बेटा डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से, ठीक है, क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगा? व्हेन पाथ ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, इसे मान लीजिए ये अपना x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये x इक्वल -10 मीटर है। ठीक है भाई, एक व्हीकल यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है जी, x इक्वल 10 मीटर ले लेते हैं। तो देखिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ये भी 20 मीटर। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और अपन पढ़ेंगे कि जो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखिए, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन है
जिसका इनिशियल पोजीशन जो है 2 3 1 एंड फाइनल पोजीशन 4 5 2। ठीक है, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं 2 3 1, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया 4 5 2 और ये उसका एक्चुअल पाथ है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ। तो बेटा ये जो वेक्टर होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें। फाइनल पोजीशन है 4i कैप 5j कैप 2k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन है 2i कैप 3j कैप 1k कैप। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 2i कैप 2j कैप k कैप। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √9 और √9 होता है 3 यूनिट्स। ठीक है, सिंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब नया टॉपिक ले लेते हैं अपन, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, rate of change of distance with respect to time is called speed। that is speed जो होता है ds by dt होता है। s क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, स्पीड है। ठीक है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल मतलब, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपन लिख सकते हैं स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम को बोल सकते हैं स्पीड। न्यूमरेटर में रहेगा डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में रहेगा टाइम। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, सिंपल है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो जाएगी बेटा और टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाएगा। तो देखो मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है जी, कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज। बेटा डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, टाइम भी पॉजिटिव, तो दोनों का जो रेशियो होगा स्पीड वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें तो डायमेंशनल फार्मूला होगा मास नहीं होता, लेंथ होता है टाइम का पावर -1। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, स्पीड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पीड को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होगा कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल स्पीड। ठीक है, देखिए अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन होगी और जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, सिंपल।
और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड। स्पीड को और अपन इस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज को आप डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। और एवरेज स्पीड जो होगा बेटा, सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आ जाते हैं बेटा वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट चेंजेज, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट इज सिंपली, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, एसआई यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा m0 L1t-1 जस्ट लाइक स्पीड। ठीक है भाई, सिंपल है। इम्पॉर्टेंट ये है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक बच्चा पूछा कि सर बताइए कि वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा। देखिए, सपोज करिए बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया, एक व्हीकल है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो अपन बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो +2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई, अगर सेम व्हीकल इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है -4 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लगा देंगे, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस लगा देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है जी, चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए। देखिएगा, समझिए बात को। वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, सिंपल। ठीक है, वेलोसिटी को और क्लासिफाई कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा dr/dt और ds/dt होगा। ठीक है जी, r यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है और s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वेयर नेट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हाँ जी बेटा, तो अपन क्या क्या पढ़ लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिए, रेस्ट एंड मोशन पढ़ लिए, नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ लिए। ठीक है जी, डी वेक्टर जो कि होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिए। ठीक है, और इसमें ये पढ़े अपन कि जो डिस्टेंस होगा
ग्रेटर और इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। ठीक है जी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अगर अपन डायरेक्शन को हटा दें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवरेज स्पीड जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा ये दुर्ग है, ये भिलाई है और ये रायपुर है। ठीक है, मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है। एक व्हीकल है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुर्ग से भिलाई आता है, वही व्हीकल सेम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भिलाई से रायपुर जाता है बेटा। देन अपने को फाइंड करना है एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम लोग एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा टोटल डिस्टेंस देखो 20 + 40 अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 20/40। टाइम इक्वल होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्पीड इक्वल होगा बेटा डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम जो होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये इतना टाइम लगेगा दुर्ग से भिलाई जाने में। और बेटा भिलाई से रायपुर जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 40, स्पीड है 60। ठीक है, इतने घंटे लगेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएगा। तो देखिए ये हो गया 20 + 40 60 किलोमीटर और टाइम 1/2 + 2/3, ये आवर्स में आ गया। एलसीएम ले लें, 3 + 4 7/6, तो फाइनली 60 × 6/7 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर आवर को kmph भी लिख सकते हैं, kmph। ठीक है, तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा मान लो दुर्ग है, ये रायपुर है। एक व्हीकल जो है दुर्ग से रायपुर V1 स्पीड से जाता है और रायपुर से दुर्ग V2 स्पीड से आता है वापस। तो इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं दुर्ग से रायपुर d डिस्टेंस है, तो जाने में d डिस्टेंस, आने में भी d डिस्टेंस। जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2/1/V1 + 1/V2, इसको लिख सकते हैं 2V1V2/V1 + V2। तो बेटा जो एवरेज स्पीड मिला 2V1V2/V1 + V2 मिल गया। ठीक है जी, ठीक है। तो एक चीज़ अपन ये याद रखेंगे, देखिएगा ध्यान से,
जितना डिस्टेंस के लिए, मतलब दुर्ग से रायपुर d डिस्टेंस गया, रायपुर से दुर्ग आया d डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और ये क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ या बिटवीन V1 एंड V2, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। एक व्हीकल है, ए पॉइंट से चला, V1 स्पीड से चला, कितने देर के लिए चला, t टाइम के लिए, B स्टेशन पे पहुंच गया, फिर B स्टेशन से V2 स्पीड से चला t टाइम के लिए, C स्टेशन पे पहुंच गया। देन वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम A टू C। तो एवरेज स्पीड निकालना है बेटा। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस AB प्लस BC का लेंथ बाई टोटल टाइम। अब ये देखो, स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम, इम्प्लाई दैट V1 इक्वल D बाई टी। तो बेटा लिख सकते हैं D इक्वल V1T। तो AB V1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, BC जो होगा स्पीड इंटू टाइम, और टोटल टाइम लगा 2T। यहाँ से टाइम कैंसिल हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2। मतलब इस केस में जो एवरेज स्पीड मिला वो ये मिला। और ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन V1 एंड V2, सिंपल, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो अरिथमेटिक मीन आएगा एवरेज स्पीड, और अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो एवरेज स्पीड होगा वो हार्मोनिक मीन के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। देखिएगा इसके बाद बेटा इसमें जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज एक्सेलरेशन जो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है जी। ये होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरा पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीसरा पॉइंट ऐसा यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड। चौथा पॉइंट डायमेंशनल फार्मूला जो होगा m0L1T-2, ये होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा जी, ये जी ध्यान रखना है, ठीक बेटा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको सिंपली एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको एक नाम दे देते हैं रिटार्डेशन। क्या नाम दे देते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए एक्सेलरेशन जो है बेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। नेक्स्ट एक्सेलरेशन जो होगा उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये ध्यान रखना है आपको। वेयर चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो बच्चों आज अपन क्या क्या पढ़ लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों आज अपन इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाय बाय।